वो एक ड्राइवर 5 लोगों का पेट पालता है, उसकी बीवी का, बच्चों का, माँ का। और आज क्या है, आज उनको जो है ना, इस कानून को लाने के बाद उनके गले पे जो है ना तलवार रख दी गई है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तब भी मरेंगे और गाड़ी नहीं चलाते हैं तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द होगा, तुम तब भी मरोगे। ये कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए, काला कानून है, ये वापस लेना चाहिए। और पहली बात तो कोई ड्राइवर जानबूझ के एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता है, वो भी अपना सेफ से चलना चाहता है, लेकिन हादसा हो जाता है। इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ब्रेक फेल हो जाता है, टेक्नोलॉजी सामान है, कुछ भी हो सकता है। अगर हो गया तो फिर ड्राइवर इसमें क्या करे? ट्रक ड्राइवर है, रोड पे चल रहा है, ऐसा नहीं है ट्रक ड्राइवर रोड पे चल रहा है किसी को मारने के लिए चल रहा है, यह साजिश के तहत चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। मैं हूं आर.के. निषाद। दोस्तों बता दें कि आज हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं धरना स्थल जंतर मंतर है। दोस्तों बता दें कि इन दिनों ट्रक ड्राइवर पर आए नए कानून और साथ ही ईवीएम को लेकर यहाँ पर निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है। दोस्तों बता दें कि अभी आप लोगों ने देखा था कि पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवरों पर आए हुए कानून के बाद पूरे देश में हाहाकार की स्थिति बन गई थी, यानी कि अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और जैसे ही उस कानून में थोड़ी सी शांति आई, वैसे ही देश की राजधानी दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चला है। आइए आप लोगों को दिखाने का काम करते किस तरह से ईवीएम पर बैन लगाने को लेकर लोग बाग यहाँ पर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से चलकर निरंतर धरना देने का काम कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ खबरों में बने रहे, कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। राम को भगवान बोल रहे हैं तो क्या करें? मोदी आया था, मोदी इसका बाप, भगवान का बाप हो गया मोदी, और वो भगवान वो राम जिसका पता नहीं है, पता नहीं है, और उसका जानते लोग ऐसे ही वो गया था सिद्धि भगवान। ये जितने भी जो भी अत्याचार होता ना, अत्याचारी उन्हें भगवान बनाते हैं। देश हमारा मूर्खों का देश है। आइए पहले थाली बजा रहे हैं, जब कोरोना आया था ना, वो वायरस था ना, तो थाली क्यों बजाते? वो भूत था, बन रहा था, भेड़ था, फ्री वैक्सीन भी तो दिए हैं। किसने दी? वो अपने घर बना रहा हो, वो घर से बना रहा हो, वो एक सुई में धागा निकाल रहा हो, इतना हरामखोर। तब बहुत झूठ बोलता है क्या? अरे झूठ नहीं, हरामखोर हो, झूठ बोल बता। ये बलात्कारी की सरकार है, हत्यारी सरकार है, बलात्कारी हत्या, ये बिल्कुल देश का विनाश कर देगा, कर दिया ना। भरोसा नहीं, चुनाव आयोग कोई भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग इनके सारे काम करे। अरे आज कल मरेंगे, आज मर जाएंगे। बीपी गिनती होनी चाहिए पूरी। मारेगा यो मारेगा, पूरे देश को मारा, कुछ सड़क मार देगा, कुछ गोली से मार देगा। अरे आप लोग जाएंगे अयोध्या में नहीं 22 जनवरी को? हम नहीं, वो हमारा भगवान है, मालिक है, जाएंगे जल करेगा। इसके कहने से थोड़ी जाएंगे। पूरे भारत में दीपक जलाएंगे 22 जनवरी को। सब जलाते हैं, सबके अंदर दीपक है। हम इस भावना में नहीं भाई, घर में जलाते दीपक को। ये ड्रामा किया, ड्रामा। हर गांव में मंदिर है, हर शहर में मंदिर है। पढ़ाई कितना आयो? ये ड्रामा है। मोदी से बुलाने से जो है ना अंधभक्त जाएंगे और भगवान के बुलाने से ये सब जाएंगे। मोदी के बुलाने से अंधभक्त जाएंगे और भगवान श्री राम को बुलाने से सब जाएंगे। इसके पहले अयोध्या में रामलला नहीं थे, इससे पहले अयोध्या में रामलला थे। रामलला हर किसी के हिंदुस्तानी के दिल में विराजमान पहले से हैं। ये सिर्फ एक चुनावी स्टैंड है, इन्होंने इसका फायदा उठाया है 2014 में, 2019 में, अब 2024 में उठाने की इनके दिल में ललक है, इन्हें उठाने दिया नहीं जाएगा। अब ईवीएम का बहिष्कार होगा, ईवीएम का बहिष्कार करने के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। ईवीएम का बहिष्कार आप लोग क्यों कर रहे हैं? ईवीएम से जो है कि लोकतंत्र जो है कि लोकतंत्र विरोध बढ़ रहा है, लोग जो है कि दूसरे सांसद देखो भाई जहाँ से ईवीएम प्रशासित हुई है, जहाँ से जापान से, उस देश के अंदर भी ईवीएम का सेवन नहीं होता है। ईवीएम से जो है ना निष्पक्ष जो है ना चुनाव हो ही नहीं सकता। ईवीएम हैंग हो सकती है और ईवीएम होने के कारण ये है कि 2014 के बाद में 2019 में इन्हें वोट नहीं मिले। सिर्फ ईवीएम के जरिए से जो है ना ये पॉलिटिक्स में या जो है ना इनके सांसद या विधायक जो आए हैं, और अगर ये ला नहीं पाते ईवीएम के जरिए से भी तो इनका काम होता खरीदने का, तो इन्हें खरीद लेते विधायकों को। जैसा आपने देखा होगा 2020 के अंदर हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। आप लोगों को क्या लगता है कि आपका धरना आपकी मांगों पर कितना कारगर साबित होने वाला है? देखो अगर जनता सही ढंग तरीके से रोड पे उतर के आती है और ईवीएम का बहिष्कार पूरी तरीके से करती है
तो ये अब बहुत जल्दी जो है ना जागरूकता आ जाएगी। और मई के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है, जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, वीवीपैट और ईवीएम से हटा के अगर इन्होंने बैलेट पेपर में इलेक्शन नहीं कराए, तो 100% मोदी को हटाने से, मोदी को रोकने से कोई बचा नहीं सकता। अगर बैलेट पेपर से होता है तो मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं 400 पार, इनकी 4 सीटें भी आना मुश्किल हो जाएंगी। एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि भी 5 राज्यों में लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो सिर्फ 3 ही राज्यों में बीजेपी क्यों जीती? देखो मैं आपको बता दूं, इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मणिपुर, यहाँ जो चुनाव हुए थे निष्पक्ष तरीके से चुनाव यहाँ पे हुए हैं। मैं मानता हूँ निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण ये है, जो हम अपना वोट डालने जाते हैं, आप देखते होंगे वीवीपैट में सिर्फ 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची नजर आती है, और 7 सेकंड में कौन देख पाता उस पर्ची को। लेकिन वो वीवीपैट की मशीन जो है ना, उसकी गिनती नहीं होती है, उसकी बैलेट पेपर की गिनती मशीन में गिनती नहीं होती है। गिनती किसकी होती है? सिर्फ ईवीएम की गिनती होती है, वीवीपैट की गिनती होती है। हमारी मांग ये है कि हम जो है ये चाहते हैं कि हम अपने वोट का जो अधिकार है जिसे दिया है, वो हमें बाद में पता चलना चाहिए हमारा वोट सही गया है और उसी ही गया है। तो आज आपकी मांगे क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग? देखो, जंतर मंतर में आने का आज हमारा कारण ये है कि 2014 के बाद से हमारे प्रिय भानु प्रताप जी जो है ईवीएम के खिलाफ बहुत ही निष्पक्षता के साथ कह चुके हैं कि हम जो है ईवीएम के खिलाफ जो है वो देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है ये। अगर ईवीएम हटेगा तो लोकतंत्र आएगा, अगर ईवीएम नहीं हटा तो यहाँ पे राजशाही आ जाएगी। आपने देखा होगा जैसे चाइना के अंदर और रूस के अंदर 15 साल हुकूमत होने के बाद में उन्होंने उसके बाद में क्या करा, उसके बाद में उन्होंने अपना राजतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि जो उन्हें करना था, जो उन्हें आने वाले वक्त के अंदर करना था, जो उनकी प्लानिंग थी वो उन्होंने करा। अब इनकी प्लानिंग 2019 से थी, अभी अपने प्लानिंग में जो है ना कामयाब हो गए, और अब 2024 के अंदर इनका लास्ट स्टैंड है, और इनका स्टैंड यही है कि 24 के बाद अगर हम फुल बहुमत से आते हैं तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और रही बात लोकतंत्र की और संविधान की, संविधान तो देश में है ही नहीं। संविधान के अंदर 1670 कानून है। मैं ये कहना चाहता हूँ 1670 कानून में इन्होंने कितने कानून जो है 150 के करीब कानून जो है ना इन्होंने जो है ना बदल दिए हैं। लेकिन आज हमारा क्या है, आज हम अपने खाने में, रोटी में, अपने सोने में मस्त है, अपने दारू, जाने कितने लोग तो ऐसा उन्हें पता ही नहीं है कि देश के अंदर चल क्या रहा है। 80 करोड़ लोगों को ये कह रहे हैं हम फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ 80 करोड़ लोगों के अंदर ऐसे कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें व्यापार मिलना चाहिए, हमें जो है ना अपना सही अधिकार मिलना चाहिए। आपने कितने तो स्कूल ऐसे हैं जो बंद कर दिए हैं। आप केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के अलावा जितने भी इनके घटक दल हैं केंद्र सरकार के अंदर ही जो इनके गठबंधन में हैं, उनकी भी मंशा और उनकी भी रणनीति यही है जो बीजेपी की है। वो भी ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो लोकतंत्र खत्म होना चाहिए। लोकतंत्र बनता है लोगों से, जब लोकतंत्र हो गई नहीं तो संविधान सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा, और वही जो मोदी जी बोलेंगे वही उनका जो है ना वही लिखा जाएगा और वही बोला जाएगा। आज देश के अंदर जो 171 सांसद है वो कहाँ बोलते हैं भाई, आप बता दो। और अभी आपने पिछले इसमें देखा होगा संसद सत्र में 143 सांसद जो है बाहर निकाल दिए गए, उन्हें हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो मोदी जी ने चाहा और जो केंद्र ने चाहा वो अपना बिल पारित कर लिया। उन्होंने 5 बिल ऐसे पारित करे हैं जिसमें देश के अंदर आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। सबसे बड़े बिल तो यही है जो इन्होंने ट्रैफिक का बिल लेके आए थे। ट्रैफिक बिल पे इन्होंने क्या करा, ट्रैफिक बिल पे उनका यही था जो लेके आए कानून जो लेके आए ट्रैफिक का कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। आज आप ये बता दो कि अगर कोई जबरदस्ती गाड़ी में अगर आ जाता है चपेटे में, ये कोई स्टैंड करता हुआ बाइक वाला आगे जाता है और ट्रक चालक जो है वो सीधे रास्ते बचाते हुए जा रहे हैं और गलती से वो गिर जाता है, तो
उसमें अगर अस्पताल नहीं पहुँचाया तो 10 साल की सज़ा, अस्पताल अगर पहुँचा देते तो 5 साल की सज़ा। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, इस पर बचाव ड्राइवर का है कहाँ? तो ड्राइवर के लिए भी कोई कानून इन्हें बनाना चाहिए था। ड्राइवर लोग ऐसे हैं जो कोरोना के वक्त में भी पूरे अपने जद्दोजहद के साथ और अपनी जान को हथेली पर रख के सब जगह उन्होंने कार्य करा, राशन पहुँचाया भी। अब उनकी अनदेखी करते हुए सरकार ने उनके बारे में नहीं सोचा। तो कहना यह है, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और जो एक आम जन है, जो भारत में रहने वाला है, जो रोज कुआं खोद के पानी पीता है, उसके लिए सरकार ने क्या करा? तो कोई कुछ करने वाला है नहीं। अब करना किसे पड़ेगा? जनता को करना पड़ेगा। और जनता ही जनार्दन है। और अगर जनता चाहेगी तो सब कुछ मुमकिन है। अगर जनता सोती रही तो यहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और राजशाही जो है, जो हमने झेली है, पहले झेली हमने मुगलों से, उसके बाद झेली हमने अंग्रेजों से। अब जो ये आए हैं, ये काले अंग्रेज, ये भी जो है यहाँ पे वही कानून लागू कराना चाहते हैं जो उनके वक्त में था। वहाँ पे कहा जाता था कर टैक्स है, और यहाँ कहा जा रहा है ये कर टैक्स नहीं है। यहाँ पे तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारा खून निकालने की साजिश चल रही है। लेकिन आज क्या है, आम जन सोया हुआ है, जनता सोई भी है, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आने वाले वक्त के अंदर इनके बच्चे और एजुकेशन से महरूम हो जाएंगे, इनके बच्चों को जब नौकरियां नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फिर ये बुखलाएंगे। अभी वक्त है, अभी हमारे पास जागने का वक्त है, आवाज़ उठाने का वक्त है। अभी भी हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए तो आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ड्राइवर कानून के बारे में आपने बात की, यानी ट्रांसपोर्ट कानून में, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो अभी हाल ही में परिवर्तन करवाया गया था, यानी कि ट्रांसपोर्ट कानून धारा 106(2) के तहत, तो उसको जिस तरह से यानी कि ट्रांसपोर्ट को यानी कि अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस को समझौता किया है केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी ने, तो आपको क्या लगता है कि जो ड्राइवरों को सांत्वना दी गई है उस पर खरा उतरेंगे ये? देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो कानून था ये था 106(1). अब जो कर दिया इसका 100(2), इसके अंदर सजा अब इन्होंने बढ़ा दी गई है और जुर्माना भी बढ़ा दिया है। इसमें नुकसान सिर्फ जो होगा ड्राइवर ट्रांसपोर्टर का नुकसान होगा। इसके अंदर जो मालिक हैं, मालिकों का नुकसान नहीं है। जो 5,000 का वेतन लेने वाले हैं, 7,000 का वेतन लेने वाले हैं, नुकसान इसमें उनका है। वो एक ड्राइवर 5 लोगों का पेट पालता है, उसकी बीवी का, बच्चों का, माँ का। और आज क्या है, आज उनको जो है ना, इस कानून को लाने के बाद उनके गले पे जो है ना तलवार रख दी गई है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तब भी मरेंगे, और गाड़ी नहीं चलाते हैं तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द होगा, तुम तब भी मरोगे। हर तरीके से जो है ये पढ़ने वाली जो है ये ड्राइवर पे पड़ेगी। और देश के अंदर मैं बताना चाहता हूँ 80 लाख ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर 80 लाख है। और ये कहते हैं ये कानून सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये कानून उसके लिए भी है। तो जो एक बाइक चलाने वाला, एक स्कूटी चलाने वाला भी है, ये उसके लिए भी कानून पे यही कानून लागू होता है। अगर तुम्हारी स्कूटी से, तुम्हारी 2 व्हीलर से, तुम्हारी बाइक से, तुम्हारी कार से कोई सामने से आ जाता है, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, हादसा कुछ पेश आ जाता है, तो वही कानून तुम्हारे पे भी लागू होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये कानून सामने आया है, तो ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पब्लिक के हित को दृष्टिगत रखते हुए जो है इस कानून को पारित किया गया? कहीं ना कहीं पब्लिक सुरक्षा है, यानी कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का खौफ ड्राइवरों के माइंड में होगा तो गाड़ियों को नियंत्रण में चलाएंगे, संयम से चलाएंगे, दुर्घटनाएं कम होंगी। देखो जी, हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है जो ड्राइवर जो हैं जानबूझ के कोई घटना करते हैं। अगर हम रोड पे अपनी गाड़ी लेके, अपना वाहन लेके वाहन चालक के रूप में चल रहे हैं, तो हमारे जो ना ट्रक के अंदर क्या है, हमारे ट्रक के अंदर अनाज है, हमारे ट्रक के अंदर जो है वो सब्जी है, हमारे ट्रक के अंदर जो है वो दूध है। अब क्या है, हम ये सामान लेके जा रहे हैं वेयर हाउस में, राज्य के अंदर जो वेयर हाउस होता है उसके अंदर सामान लेके के लिए चालक जाता है। तो अलग अलग जगह से जो ना सब्जियां भी आती है, फल भी आते हैं और साजो सामान भी आता है, जो हमारे निजी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रक ड्राइवर
है, रोड पे चल रहा है। ऐसा नहीं है ट्रक ड्राइवर रोड पे चल रहा है किसी को मारने के लिए चल रहा है, यह साजिश के तहत चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं चाहता कि मेरे आगे कोई चींटी भी मरे। लेकिन अगर सामने वाला बाइक वाला है, अगर कोई बाइक वाला है, स्कूटी वाला है, अगर वो स्टैंड कर रहा है, क्या आगे जाने के लिए ओवरटेक कर रहा है, उससे वो अगर वो टच हो जाता है तो गलती किसकी है? गलती जो है ट्रक ड्राइवर की नहीं है, गलती उसकी है, वो तो बचाता हुआ चल रहा है। लेकिन ये जो कानून है ये नुकसानदेह कानून इसलिए है। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आप लोग देख सकते हो, एक ट्रक जा रहा है, अपने लाइन से जा रहा है, एक व्यक्ति आता है, खुद ट्रक के नीचे घुस जाता है। आप बताओ उस ड्राइवर का क्या गलती है? बताओ, खुद आके पहिए के नीचे आ रहा है, ड्राइवर की क्या गलती है? तो आपको क्या लगता है ये कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए, ये काला कानून है, ये वापस लेना चाहिए। और पहली बात तो कोई ड्राइवर जानबूझ के एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता है, वो भी अपना सेफ से चलना चाहता है, लेकिन हादसा हो जाता है। इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ब्रेक फेल हो जाता है, टेक्नोलॉजी सामान है, कुछ भी हो सकता है। अगर हो गया तो फिर ड्राइवर इसमें क्या करे? ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। और उसके बाद अगर ड्राइवर के बाद 7 लाख रुपए होंगे तो भैया फैक्ट्री नहीं खड़ा कर लेंगे, कोई बिजनेस नहीं कर लेंगे भाई। जब हमें कोई चीज़ का रास्ता नहीं मिलता है, कोई चीज़ नहीं दिखता है कि भाई हम क्या काम करेंगे, लास्ट में हमें मजबूरी में ड्राइवरी करना पड़ता है। कोई शौक से ड्राइवरी नहीं करता है, मेरा कहना ये है। मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 1914 में ये कानून बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, और इस कानून में संशोधन हुआ 1956 के अंदर। मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर इस कानून के अंदर कोई कमी थी और जो इस कानून को फॉलो करने वाले हैं, केंद्र सरकार ने उनसे मशवरा क्यों नहीं करा? जो ड्राइवर हैं उनसे मशवरा करना चाहिए था। जो कांग्रेस ट्रांसपोर्ट दल है, अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस है, अब वो जो है वो गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी चलाते आम ड्राइवर। अब जो घटना होगी तो उनके साथ होगी, अखिल भारतीय कांग्रेस के साथ नहीं होगी। अब इनका क्या है, इनका और उनका केंद्र सरकार का क्या है, आम जन पब्लिक को पता नहीं है। लेकिन अगर हादसा होता है तो तकलीफ में आएगा ड्राइवर। कहना सिर्फ यही है, ये कानून वापसी होना चाहिए। बताइए, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी और अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है, आपको क्या लगता है कि ड्राइवरों के साथ एक छलावा है? देखो मैं आपको बता दूं, 2014 के बाद, मैं इसी पे आऊँगा बाद में, ड्राइवर नीति पे आऊँगा। जितने भी कानून बनाए ना इन्होंने, अगर किसान आंदोलन के अंदर किसान जो बैठे हुए थे दिल्ली बॉर्डर पर, उन्हें कहा जा रहा था कि ये जो है ये किसान नहीं है, ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है। इसी तरीके से अब जो सारे कानून लेकर आए हैं उसके अंदर जो है ना कुछ इसी तरीके से जो ना ये साजिश है। 140 करोड़ जनता है, साजिश को समझ चुकी है कि ये जो जितने भी कानून बनाते हैं जनता के हित में नहीं है। ये बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े फाइनेंसर के उसमें हित में है। अडानी हुए, अंबानी हुए, सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता दूं इस कानून से जो है वो अडानी को होने वाला है। अडानी को क्या फायदा होने वाला है कि अडानी की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो फायदा है वो है मोदी जी को फायदा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, 2014 से पहले जो अडानी नाम का आदमी है, अडानी नाम का शख्स है, आपने उसे देखा होगा, आज पूरे भारत के अंदर सिर्फ अडानी छाया हुआ है। चाहे कोई आपदा हो, आपदा के अंदर भी अडानी का जो है ना गिरावट बढ़ता जाता है, अडानी का जो है ना माल बढ़ता जाता है, आम आदमी मरता जाता है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है, अडानी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो है सीधे डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अडानी को अपना होड़ दे रखा है और अडानी को जो है ना अपना समर्थन दे रखा है। इनडायरेक्ट वे में ये सारा पैसा जितना भी है ये सारा मोदी जी का है। पब्लिक का सिर्फ भरम है कि अडानी सरकार चला है। अडानी तो आपके फ्रंट पे है, लेकिन पर्दे के पीछे जो सारा पैसा है वो सारा पैसा जा रहा है केंद्र सरकार के अंडर में। अगर यूँ मान के चलो कि मोदी जी के पास जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आम जन लोगों से, मैं सरकार से कोई मतलब नहीं रखता, न सरकार से पूछता, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही सरकार है।
जनता भी सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश के अंदर कोई आपदा होती है, उस आपदा में जो है अवसर कौन तलाश करता है, ठीक है। अब इस देश के अंदर इतनी भूखमरी, आप खुद ही कहते हैं अपने मंचे के ऊपर कि मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया 80 करोड़ लोगों को इन्होंने राशन दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जो देश है, आप कहते हैं ये विश्व गुरु बन चुके हैं। अब जब आप विश्व गुरु बन चुके हैं तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत पड़ गई? और ये पूछना मेरा जनता से है। अगर जनता अभी जागरूक नहीं हुई और जनता अगर रोड पे उतर के नहीं आई तो आने वाले वक्त में आपने देखा होगा अंग्रेजों का शासन, मुगलों का शासन, और वही शासन अब दोबारा जो रिपीट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो मांगे है कि यानी आने वाला जो लोकसभा चुनाव 2024 है वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बिल्कुल। देखो मेन तो कारण यही है, बैलेट पेपर में चुनाव। देखो अगर आप चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो तो वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट हम आम जनता यही चाहती है निष्पक्ष चुनाव हो तो बैलेट पेपर से हो। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी है विश्व में सबसे ऊपर है, हम मानते हैं आपकी पार्टी विश्व में सबसे ऊपर है, तो आप बैलेट पेपर से जो है ना निष्पक्षता के साथ चुनाव करवा लो। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। 2024 मई करीब में है, चुनाव का कभी भी घोषणा हो सकती है। और चुनाव आयोग जो है आपकी कठपुतली है, आपके हाथ की कठपुतली है। क्यों चुनाव आयोग अगर चाहता तो कब से चुनाव जो है ये बैलेट पेपर से हो जाता है। चुनाव आयोग क्यों टाइम टोल कर रहा है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी है उनके कहीं ना कहीं मन में भी डर है कि हमारे साथ क्या होगा। बता दें दोस्तों कि आज हम तस्वीरें आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर जंतर मंतर में बता दें कि हजारों की संख्या में लोग बाग उपस्थित होकर और निरंतर ईवीएम पर बैन और साथ ही ड्राइवरों पर लाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर बता दें कि लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। साफ तौर पर लोगों का कहना यह है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर होना चाहिए। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।